हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू लर्निंग लॉजिक। आई बिलीव कि आप बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है, क्योंकि 2024 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपनीज के अंदर पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया। मैंने बहुत सारे से लोगों से बात की जिसकी बेस पे ये पूरी वीडियो, और ये एक एक क्वेश्चंस आपके लिए कमाल का, और इसमें से 50 to 70% क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आपके पास कम टाइम है, जल्दी से आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, तो एटलीस्ट आपको ये क्वेश्चंस आने ही चाहिए। तो कौन से क्वेश्चन जल्दी से बिना देरी किए आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई साहब, कमाल की चीजें हैं, कमाल की वीडियो रहने वाली है ये। तो बिना देरी किए हुए आपको यहाँ पर मैं ये सारे क्वेश्चंस को दिखा देता हूँ। ये हैं 2024 के 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस, और यहाँ पर आपको बस इतना ही है जो आपको जल्दी अगर है। बट इसके बाद एक और वीडियो है जिसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, अप्रॉक्स 70 क्वेश्चंस के आसपास, वो मैंने एक पीडीएफ के अंदर दे दिए हैं। वो आपको नेक्स्ट वीडियो को अंदर देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे फुल प्रिपरेशन चाहिए, मेरे पास 1 डेढ़ महीने का टाइम है, तो उसके लिए हमारी पूरी एक सीरीज चल रही है इंटरव्यू की, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, लेट्स सपोज जो थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखा देते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप जनरेटिव एआई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। फिर लाइक पैरामीटर्स के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि पैरामीटर को कैसे रिड्यूस करना है, इसके वेरियस टेक्निक्स होते हैं, क्वांटाइजेशन वगैरह, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फाइन ट्यूनिंग पे बिल्कुल ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर चैलेंजेस एंड रिस्क क्या होंगे ये देखने को मिलेगा। इवेलुएट कैसे करेंगे किसी भी जनरेटिव एआई मॉडल को, इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। चैलेंजेस क्या फेस करता है जनरेटिव एआई में, क्या दिक्कतें आ रही, ये सारी चीज़ें आपको एक्चुअल में अभी पूछी जा रही हैं। ठीक, इसके साथ आप देखेंगे गैन या वेरियस आर्किटेक्चर लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, या वेरियस ऑटो इनकोडर की हम बात करें, जनरेटिव ऑटो इनकोडर की बात करें, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। देन बेसिक प्रॉम्प्टिंग के कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ओवर फिटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है किसी भी मॉडल के रिस्पेक्ट में, चाहे आप जनरेटिव मॉडल की बात करें या नॉर्मल किसी भी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग मॉडल की बात करें। तो डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और चैलेंजेस गैन में क्या क्या आते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पता होना चाहिए। आई बिलीव कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, और इनको हम डिटेल में यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा 3 और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा टेक्स्ट से हट के आ जाते हैं, कि आपने लेट्स सपोज किसी भी जनरेटिव एआई पे काम किया है, तो आपने वहाँ पर क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताना, उसको किस तरीके से आपको आंसर करना, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसी तरीके से आपको क्या रोल क्या था, आपको ये चीज़ आपसे पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, और इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जाता कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने की, उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पर है। और किस तरीके से आपको उसका आंसर करना, वो भी थोड़ा सा मेंशन किया। ये आपके क्वेश्चन है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ बता रहा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसका आंसर आप अपने हिसाब से और अच्छे से इसे तैयार करिए। बाकी थोड़ा सा गाइडेंस मैं बिल्कुल दूंगा। अब आगे आते हैं और शुरू करते हैं हमारे एक एक क्वेश्चन को। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरेटिव एआई के लिए जा रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास टाइम है, बहुत जल्दी नहीं है, तो इसके डिटेल में आप पढ़िए। और इसके लिए पूरी प्लेलिस्ट है जनरेटिव एआई का, हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमने 15 वीडियोस के अंदर इस चीज़ को पढ़ाया है। तो जाके एक बार उसे पढ़ लेंगे तो आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे जो कि इंटरव्यू में इस बार पूछे गए हैं। ओके, चलिए, तो अभी हम यहाँ पर आते हैं, और लेट मी जस्ट टेक माय पेन एंड आई थिंक आई एम रेडी। चलिए, तो यहाँ पर आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं हल्का सा आपको बता रहा है, डिटेल में नहीं जाने वाला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए ये वीडियो हम स्पेसिफिकली बना रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से क्वेश्चन फॉर श्योर आने वाला है, और ये ठीक है, इससे फॉर श्योर क्वेश्चन आने वाला है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर जाके एनएलपी वाली जो हमारी सीरीज है उसमें ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर सारा कुछ मैंने बताया, उसे जाके एक बार पढ़ें। ठीक, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर होता है, उसमें एक पार्ट होता है हमारा इनकोडर, एक पार्ट होता है डिकोडर। तो इसका पर्पस क्या होता है, आप देखेंगे इनपुट सीक्वेंस जो भी आते हैं उनको कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, फॉर ईच ट्यून कर ये सारे निकालने का काम रहता है। फिर उस कॉन्टेक्स्ट के बेस पे जनरेट करता है हमारा आउटपुट, जो कि होता है डिकोडर। इनकोडर का काम क्या होता है, वैल्यूज लेनी, ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह निकालना, फिर उसी कॉन्टेक्स्ट का यूज करके डिकोडर उन वैल्यूज को जनरेट कराता है। फिर एक वर्ड आता है यहाँ पर सेल्फ अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसी तरीके से मल्टी हेडेड अटेंशन, पोजिशनल इनकोडिंग, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, ये सारे पार्ट हम बोलेंगे, ये दीज ऑल आर थिंग्स आर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, और इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को फॉर श्योर मिलने वाला है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा।
अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको हल्का-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, हल्का-सा, कि अगर आप सेल्फ अटेंशन की बात करते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेल्फ अटेंशन का मतलब ये होता है कि हमें लेट्स सपोज़ हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा है, दिस इज़ अ प्रिंस, ठीक है? ये हमारे पास एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा है। अब हम क्या करते हैं, आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एम्बेडिंग, ठीक है? बस एम्बेडिंग के भी एक नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग, ठीक है? लॉन्ग डिपेंडेंसीज के साथ अगर हम कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग निकालते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है हमारा सेल्फ अटेंशन, और उसे जाके आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वो हम 1-2 मिनट में आपको ऐसे नहीं बता सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे ट्रांसफॉर्मर का, राइट? तो आप अभी इतना समझ सकते हैं, इसका काम भी बेसिकली ये होती है कि कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग क्रिएट करता है आपके लिए, ठीक? ताकि आपको किस तरीके से वैल्यू जनरेट कराएँ हैं, उसके लिए जो रिलेशन है, वो सारा ये हैंडल करके रखता है। इस तरीके से आप मल्टी हेडेड अटेंशन देखेंगे, ताकि हम क्रॉस तरीके से देख पाएँ किस, यहाँ पर देखिए सेल्फ अटेंशन है, आपस में वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है, और यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे के साथ वर्ड का क्या रिलेशन है, ये पता करने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है, उसे हम बोल देते हैं मल्टी हेडेड। एंड इसके साथ वर्ड की पोजीशन कहाँ है, कौन सा वर्ड कहाँ पर है, लेट्स सपोज हमें पता है कि इसका रिलेशन इसके साथ ये है, बट हमें यही नहीं पता होगा कि इसकी पोजीशन कहाँ है, तो उसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, उससे हम बोलते हैं यहाँ पर पोजिशनल इनकोडिंग, ठीक? तो ये ऐसे 3 कॉन्सेप्ट हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, और इन्हें जाके आप ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्रॉस अटेंशन भी आपको मिलने वाला है, और भी चीज़ें मिलेंगी, ठीक? तो क्रॉस अटेंशन क्या होता है, वो आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है, ठीक? तो इतना आपको पहली चीज़ पता चल गई। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ट्रांसफार्मर के बेस पे, कि हम ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ करेंगे, ठीक है? क्यों यूज़ करेंगे ट्रांसफार्मर? इसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक? या ये पैरेललिज्म सपोर्ट करता है, ठीक है? ये कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग सपोर्ट करता है, ठीक? कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग सपोर्ट करता है, ये लार्ज रेंज डिपेंडेंसीज को हैंडल कर सकता है। तो ये मल्टीपल रीजंस होते हैं, इसकी वजह से हम ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, और इसी ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर के ऊपर जितने भी हमारे एलएलएम मॉडल हैं, ठीक है, वो बने हुए हैं। और ये अगर ना होता, ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर ना होता, तो शायद आज जिस लेवल पे हम जनरेटिव एआई की फील्ड में आ चुके हैं, शायद वहाँ तक पहुँचे भी नहीं होते। आई बिलीव ये चीज़ आपको समझ में आई है, कितना इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसे बोल रहा हूँ कि एक बार इसे जाके आप पढ़िएगा, ठीक? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन का आइडिया देते हैं। सेकंड नंबर पे हमने देखना है क्या, व्हाट हाउ डू यू फाइन ट्यून एन ओपन सोर्स मॉडल ऑन अ कस्टम डेटा सेट। अब होता क्या है, फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना फाइन ट्यूनिंग होता क्या है। तो फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास एक मॉडल है, ठीक है, उस किसी डेटा सेट पे ये मॉडल ट्रेन किया गया है, जो बहुत ही बड़ा डेटा सेट है। फिर आपके पास छोटा सा डेटा है अपनी कंपनी का, बट आप चाहते हो कि आपका कंपनी का जो डेटा है, ठीक, इसके ऊपर आप इस मॉडल को लगाओ। तो आप यहाँ पर ट्रांसफर लर्निंग का यूज़ करके अपने मॉडल को इस डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करा देते हो। फिर ये क्या हो जाता है, आपका बन जाता पूरा, ये जो मॉडल बन चुका है वो आपके डेटा के हिसाब से आंसर देगा आपके लिए, वो आपका प्राइवेट मॉडल बन गया। इसे बोलते हैं हम फाइन ट्यून करना, किसी मॉडल के पैरामीटर चेंज कर देना अपने डेटा के हिसाब से। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फाइन ट्यूनिंग करना, ठीक है। अब उसी के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाउ डू यू फाइन ट्यून एन ओपन सोर्स मॉडल ऑन अ कस्टम डेटा सेट। ठीक है, कस्टम डेटा सेट है, तो ओपन सोर्स मॉडल को आप कैसे करोगे। एक तो क्लोज सोर्स मॉडल होता है, ओपन सोर्स को आप कैसे करोगे, यहाँ पर क्लोज सोर्स भी होगा, प्रोसेस तो अल्टीमेट सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो उसके स्टेप्स यहाँ पर आपको बताने होंगे कि आपको ओपन सोर्स है तो आप हगिंग फेस से यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉडल्स देखते हैं, लाइक इमेजनेट डेटा सेट या इमेजनेट वाले जो मॉडल्स होते हैं हमारे, उसको आप उठा के प्री ट्रेन्ड मॉडल जिन्हें बोलते हैं, उन्हें आपको उठाना पड़ेगा। देन आपको उसके लिए डेटा सेट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि मैच करता हो, ठीक है। जो मॉडल के डेटा है और आपके डेटा सेट है, उसी तरीके से वो सेम होना चाहिए, वही उसके वैल्यूज़ होनी चाहिए, और वो मैच कराना पड़ेगा। देन आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा उस मॉडल के अंदर, एडजस्ट करने पड़ेंगे लेयर्स वगैरह जो भी आपका है, लाइक आप क्लासिफिकेशन के लिए बनाना है या रेग्रेशन के लिए बनाना है। देन आपको पैरामीटर्स सेट करने पड़ेंगे, देन आपको ट्रेन करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसका एवल्यूशन करेंगे कि आंसर अच्छा आया या पहले से खराब हो गया। तो ये एक स्टेप्स रहते हैं, और वही स्टेप्स की बात में यहाँ पर किया गया है कि क्या क्या स्टेप्स रहेंगे अगर आप किसी भी मॉडल को फाइन ट्यून करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ स्टेप्स को मेंशन किया है। ऑलराइट, ऑलराइट। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है इस बार बहुत, कि रिड्यूस 70 बिलियन पैरामीटर्स हैं आपके पास, तो आप 8 बिलियन पैरामीटर में बहुत सारे मॉडल्स को कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें इतनी दिक्कत ना हो इन मॉडल्स को यूज़ करने में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसके लिए क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका यहाँ पर आता है मॉडल प्रूनिंग। हम कर सकते हैं कि जो हमारे लेस इंपॉर्टेंट वेट्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, उनको हम रिमूव कर दें। सेकंड तरीका हमारा हो जाता है क्वांटाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, बिट्स जो होती हैं 32 बिट्स, उसको कन्वर्ट कर देते हैं 8 बिट में। तो उसका क्या हो जाता है, अपने आप साइज़ कम हो जाएगा, साइज़ कम होगा तो मेमोरी कम हो जाएगी,
और अगर मेमोरी कम हुई इट मीन्स वो उसकी जो कंप्यूटेशन पावर होगी या कंप्यूटेशन कॉस्ट होगी वो सब अपने आप कम हो जाएगी। इसके बाद नॉलेज डिस्टिलेशन कर सकते हैं, मतलब हम स्मॉलर मॉडल को ट्रीट कर सकते हैं लार्ज मॉडल की तरह, उसे ट्रेन कर सकते हैं कि ये वाला मॉडल हमारा इस तरीके से काम करता है। तो नॉलेज डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट जो होता है उसका हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका हो जाता है पैरामीटर शेयरिंग का। ठीक, शेयर वेट अक्रॉस द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द मॉडल इन द नेटवर्क। तो एक इस तरीके से भी मॉडल के पैरामीटर्स हैं उन्हें कम कर सकते हैं। फिर ये होता है लो रैंक फैक्टराइजेशन, या हम बोलेंगे लोरा एंड क्यू लोरा, जो कि क्वांटाइजेशन की ही टेक्निक आ जाती है। ठीक, कि हम उसको इंपॉर्टेंस जो मैट्रिक्स होती हैं, इंपॉर्टेंस जो वेट्स होते हैं, सिर्फ उनको वैल्यू देंगे और सबको वैल्यू नहीं देने वाले हैं। ठीक, तो इससे हमारी जो लो रैंक होगा वो आ जाएगा, या लो रैंक फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर लेंगे। ठीक, ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछाएगा और आपको इनमें से 2-3 आंसर दे देने कि क्वांटाइजेशन कर सकते हैं, मॉडल प्रूनिंग कर सकते हैं, नॉलेज डिस्टिलेशन कर देते हैं, बस इतना आपको बताना होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेटिव एआई एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एआई। ठीक है, अदर फॉर्म जो हमारी एआई होती है, ट्रेडिशनल जो एआई थी, क्योंकि एआई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अभी अभी शुरू हो गई, नहीं, एआई कब से आ रही है, बहुत दिनों से है, बहुत पुरानी है। तो उस एआई से जो आज की हमारी एआई है वो किस तरीके से डिफरेंस है, तो वही हमें बताना है। देखिए, तो हमारी एआई दो तरीके की होती है। अभी तक जो एआई थी हमारे पास ट्रेडिशनल वाली, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव एआई। अब इसका पर्पस क्या होता था कि लेट्स सपोज ये वैल्यू है, अभी हम क्या करते थे कि ये वैल्यू इससे मैच कर रही है कि नहीं कैच कर रही है, लाइक आपको क्लासिफिकेशन करना हो सकता था, या आपको प्रोडिक्शन करना हो सकता था कि अभी तक के डेटा के हिसाब से ये था तो आगे ये हो सकता था। तो ये जो चीज़ें होती हैं, क्लासिफिकेशन वाला टास्क या कैटेगरी में डिवाइड करना, ये भी हमारा पहले वाला एआई का पार्ट था, और इसे हम बोलते थे डिस्क्रिमिनेटिव एआई। बट आज की जो एआई है उसका पर्पस ये है कि वो चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही, वो नई चीज़ों को क्रिएट करा रही है। ठीक है, नई नई चीज़ें क्रिएट करा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं जनरेटिव एआई। तो पुरानी वाली एआई हमारी डिस्क्रिमिनेटिव एआई होती थी, आज वाली जो हमारी एआई है वो जनरेटिव एआई है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि generate new data set resemble training data, and unlike the traditional AI which typically focus on the task like classification, regression, generative, produce and novel content। ठीक है, तो वो जनरेट नहीं करता था, वो सिर्फ डेटा को ही एनालाइज कर रहा होता था, उसमें पैटर्न ढूंढ के उसके बेस पे आप जो भी टास्क दोगे वो करेगा, सिंपल है। बट ये क्या कर रहा है, उस डेटा का यूज करके नया कुछ बना दे रहा है। ठीक, चलो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो रिस्क क्या है एआई के अंदर या जनरेटिव एआई के अंदर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो रिस्क की बात करना है कि डेटा में हमारा बायस होगा। अगर डेटा हमारा बायस हो गया तो वो दिक्कत आती है, उसकी वजह से जो आउटपुट हमारा बायस्ड हो जाएगा, तो फिर जो हमने मॉडल बनाया है, जो भी चीज़ बनाई है, जो प्रोडक्ट बनाया है, वो किसी काम का ही नहीं है अगर उसमें बायस्ड आंसर आ रहा है। ठीक है, डेटा की प्राइवेसी वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कि सेंसिटिव डेटा जो होता है उस पे मेमोराइज़्ड एंड रिप्रोड्यूस करना कर ले, तो वो सारी चीज़ें हमें देखना है कि हमारा मॉडल के डेटा प्राइवेसी डेटा पे तो मॉडल उसे आंसर नहीं देने लग गया, वो सारी चीज़ें देखनी है। फिर क्वालिटी कंट्रोल करनी पड़ेगी कि जो आंसर्स आ रहे हैं, लाइक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कोडिंग का और वो अपने आप से कुछ भी कोड करके दे दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा किसी भी जनरेटिव एआई मॉडल के लिए। तो जो क्वालिटी है वो एक्यूरेसी इसमें अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी आंसर आना चाहिए। फिर एथिकल कंसर्न्स भी इसके साथ हैं। डीप फेक वाला आपने सुना होगा कि किसी की इमेज को चेंज किया जा सकता है, इलेक्शंस को चेंज किया जा सकता है, तो ये भी एक इश्यूज आते हैं जनरेटिव एआई के अंदर। और इसके साथ कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेज का एक इशू आता है कि इजिली हर कोई इन्हें यूज़ नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है क्या क्या चैलेंजेस हैं कंप्यूटेशन पावर का, डीप फेक का, एथिकल कंसर्न्स का, क्वालिटी कंट्रोल का, डेटा प्राइवेसी एंड बायस, ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन फॉर श्योर आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक, चलो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और आगे के अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं कोशिश करूँ कि जल्दी जल्दी ये वीडियो खत्म हो जाए ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। एंड हाउ टू इवेलुएट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया कि किस तरीके से आपके मॉडल का आंसर सही आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इसमें सबसे जो रेलिवेंट होता है वो होता है ह्यूमन एवेल्यूएशन। आप देखोगे, कंपेयर करोगे कि हाँ आंसर जो एक लैंग्वेज देना चाहिए, अगर हम किसी इंसान से पूछते हैं उसका क्या रिप्लाई होता है, तो ह्यूमन एवेल्यूएशन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव होता है। तो इसके लिए अब हमारे पास और भी पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर ये हो जाता है फॉर लैंग्वेज मॉडल इट मेजर हाउ वेल द मॉडल प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, परप्लेक्सिटी उसकी मेजर करते हैं। या हम बोलेंगे BLEU स्कोर होता है, जिसका पर्पस क्या होता है, किसी भी NLP के टास्क को या टेस्ट को जो हम मेजर करते हैं वो इसी स्कोर के साथ करते हैं, तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम। या इंसेप्शन स्कोर का हम यूज़ कर सकते हैं, मेजर द इमेज, अगर हमारा डेटा इमेज वाला है। तो यहाँ पूछा गया था जनरेटिव एआई मॉडल का किस तरीके से एमुलेशन कर सकते हैं, तो अगर इमेज वाला डेटा होगा तो उसका एवोल्यूशन अलग होगा।
टेक्सचुअल डेटा होगा तो अलग होगा। लाइक यहाँ पर इंसेप्शन स्कोर और वैल्यू स्कोर और ये ह्यूमन इवोल्यूशन, ये 3 पार्ट आपको ध्यान रखने हैं और यही आपको आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे और यहाँ पर हम देखते हैं एथिकल कंसिडरेशन इन द यूज़ ऑफ द एआई। तो एथिकल किस तरीके से इश्यूज आ रहे हैं, तो लाइक एथिक्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आपका जो आंसर आया है कैसे आया, हम कैसे बिलीव कर लें कि आंसर सही आया। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी पे हमें काम करना और ये हमारा इस समय कंसिडरेशन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी सॉरी, इन सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि गूगल के अंदर सर्च, सॉरी चैट जीपीटी के अंदर सर्च जीपीटी नाम का एक फंक्शन आ गया जो हमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी देने की बात करता है कि आंसर जो मैंने यहाँ पर दिया आपको वो मैंने यहाँ से इस डेटा सोर्स से उठाया है। ठीक, तो ये ट्रांसपेरेंसी लानी है, अकाउंटेबिलिटी लाना है। ठीक है, कि डिटरमाइन हु इज रिस्पॉन्सिबल व्हेन द एआई इज हार्मफुल फॉर कंटेंट, कि अगर किसी के लिए उसने कुछ गलत बोला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें एआई किसी वाइज तरीके से आंसर कर रहा था, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उन मॉडल्स का। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये तो मॉडल है कुछ भी कर दे, नहीं, कोई तो अकाउंटेबिलिटी ले। ठीक है, प्राइवेसी के यहाँ पर रिस्क आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बाइस्ड डेटा होगा तो वो, लाइक एक सर्वे आया था जस्ट अभी, तो उसके बेस पे क्या हुआ था, एक ब्लैक एंड वाइट, तो वो क्या कर रहा था, एक इंटरव्यू प्रोसेस था जिसमें वो क्या कर रहा था, ब्लैक लोगों को इंटरव्यू के चांसेस नहीं दे रहा था। ठीक, तो अगर क्यों, क्योंकि वो मॉडल ट्राई किसके ऊपर रन था, वाइस्ड के ऊपर, वाइस्ड डेटा के ऊपर, जिसमें ब्लैक के बारे में चीज़ें अच्छी नहीं बताई होंगी, तो वो इंटरव्यू में सेलेक्ट ही नहीं कर रहा था ब्लैक पीपल को। ठीक, या उनके रिज्यूमे को सेलेक्ट ही नहीं कर रहा था। समझ रहे हैं आप, तो ये नहीं होना चाहिए, मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें भी हमें देखने की, फेक डीप फेक ना बने या हार्मफुल कंटेंट ना बनाया जाए उसका यूज़ करके, ये सारी चीज़ें भी हमें देखना है और ये एथिकल कंसिडरेशन वाले क्वेश्चंस आपसे फॉर श्योर पूछे जाने वाले हैं। ठीक, चलिए अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, लगभग में हमारे 7 क्वेश्चंस आई बिलीव आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे हो जाएंगे और इसमें सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किस तरीके से आप इवेल्युएट करेंगे, क्या रिस्क आ सकते हैं, क्या आप डिफर किस तरीके से हैं, एंड पैरामीटर कैसे कम करेंगे और यहाँ पर ओपन सोर्स को कैसे ट्रेन करेंगे, ये सारे एक नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं एक हम और कर देता हूँ यहाँ पर, लेट्स सपोज ये क्वेश्चन छूट गया था तो इससे थोड़ा सा चलो ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन जनरेटिव एआई, लेट्स सपोज ये क्वेश्चन इस रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, इफ़ यू आर वर्किंग इन ए जनरेटिव एआई, आप एज ए जनरेटिव एआई इंजीनियर या कहीं पे कुछ भी छोटा मोटा आपने काम किया या आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले थे। ठीक, वो एक्चुअल ये जानना चाहते हैं, तो ये आपको चैलेंजेस आपको बताने, चाहे आपने प्रोजेक्ट में काम किया हो, ठीक है, ना किया हो, तो अगर आप इस तरीके से आंसर करोगे कि लगना चाहिए, ठीक है, लगना चाहिए कि आपने एक्चुअल में काम किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है आंसर, आंसर ये हो जाएगा ट्रेनिंग स्टेबिलिटी। ये वाला बहुत इशू आता है जनरेटिव एआई की मॉडल जब भी आप ट्रेन करोगे कि ट्रेनिंग स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, ये पहला पार्ट आ जाएगा हमारा। दूसरा क्या होता है, डेटा क्वालिटी। ठीक है, ये वाला पार्ट हमेशा ही रहता है क्योंकि आप कभी भी डेटा डोमेन की बात करते हो तो डेटा क्वालिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और डाइवर्स डेटा सेट फॉर द इफेक्टिव ट्रेनिंग। ठीक, तो ये आपको चैलेंज से मिला। स्केलेबिलिटी के लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है, स्केलेबिलिटी के लिए हमें चैलेंजेस मिला था और इवेल्युएशन करने में हमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी। तो 3 से 4 दिक्कतें आप तैयार रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, आपको पता होना चाहिए। वो एक्चुअल में चेक करना चाहता है कि आपने सच में काम किया है या सच में प्रोजेक्ट बनाया है या नहीं बनाया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार करके जाएगा। इसके साथ एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, हाउ व्हाट डू यू प्ले इन जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट, व्हाट रोल। ठीक है, व्हाट रोल डू यू प्ले इन जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट, ये भी थोड़ा सा नॉन टेक वाला क्वेश्चन आ गया बट इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर सकते हैं, मॉडल आर्किटेक्ट का रोल हो सकता है, आपका डेटा साइंटिस्ट का हो सकता है, या जो भी आपने काम किया हो, अगर आपको किसी एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं कहीं पे, तो आप इस तरीके से इनमें से कोई भी रोल आप बता सकते हैं। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर का बोल सकते हैं, आप चैट बॉट डेवलपर का रोल बोल सकते हैं। ठीक है, चैट बॉट डेवलपर, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का रोल बोल सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर इनपुट आउटपुट मैनेजर का रोल बोल सकते हैं कि मेरा रोल ऐसा था कि मुझे ये चेक करना था कि जो डेटा है वो सही है। ठीक है, वो डेटा की प्राइवेसी मेंटेन करना, वो चोरी ना हो जाए, ये सारी चीज़ें देखना था, और उसका आंसर किस तरीके से आ रहा है वो कर सकते हैं। या आप ये बोल सकते थे कि रिव्यू, ठीक है, आंसर रिव्यू स्पेशलिस्ट था मैं। ठीक, तो इस तरीके से आप बताएंगे आपने क्या किया, अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया तो आपका वहाँ पर क्या अप्रोच रहा था उस प्रोजेक्ट को बनाने में, उस चीज़ों को यहाँ पर हमें मेंशन करना होता है जो कि इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। देन मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द गैन एंड वी ई वेरिएशनल इनकोडर एंड जनरेटिव रिवर्सल नेटवर्क, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। तो अब किसको इंपॉर्टेंट ये नहीं कि इनके डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये था कि सिनारियो विच यू प्रेफर ओवर द अदर,
किस सिचुएशन में आप किस चीज़ को प्रेफर करने वाले हो, ये चीज़ वो जानना चाहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है, प्रेफर्ड, ये देखिए, प्रेफर्ड व्हेन द स्ट्रक्चर्ड लेटेंट स्पेस इज नीडेड फॉर द जनरेशन ऑफ इंटरपोलेशन टास्क। और इसको हम कब प्रेफर करेंगे, इमेज क्वालिटी इज द प्राइमरी कंसर्न। जब आप चाहते हो कि इमेज क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी हो तो आप गैन का यूज़ करेंगे, और अगर आपको ऐसा चाहिए कि जो लेटेंट स्पेस है नीडेड फॉर द जनरेशन इन द इंटरपोलेशन टास्क, तब आपको यहाँ पर वेरिएशनल ऑटो इनकोडर का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या, क्योंकि आपको यहाँ पर गैन के बारे में थोड़ा सा और वेरिएशनल ऑटो इनकोडर इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक, चलिए अभी हम थोड़ा सा इसको बता देते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। दो चीज़ें होती है, एक तो जनरेटर होता है, एक डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर का काम क्या होता है, जो भी आपकी इमेजेस है उस तरीके की और फेक इमेज बनाने की कोशिश करता है। और डिस्क्रिमिनेटर का काम ये है कि ये पता करे कि ये फेक इमेज फेक है या नहीं। ठीक है, तो अगर इसने पता कर लिया कि इमेज फेक है तो मतलब हमारा ये फेल हो गया जनरेटर, तो ये फिर से इमेज को क्रिएट कराएगा। ठीक, अगर इसने पता नहीं कर पाया मतलब ये पास हो गया, और यही इनका काम होता है। इसी तरीके से इनकी ट्रेनिंग होती है कि ये हाई क्वालिटी इमेज बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम इन मॉडल्स का। ठीक, इसका पर्पस यही होता है, और यही हम प्रेफर करते हैं जब भी हमें हाई क्वालिटी इमेज हमारा मेन कंसर्न है, तो हम गैन को प्रेफर करेंगे ओवर वेरिएशनल ऑटो इनकोडर, और यही ये पूछना चाह रहा था। आई बिलीव ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11, और आई बिलीव 50% जो क्वेश्चंस थे हमने कवर कर लिए हैं। इसमें अलग अलग वेराइटी के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, एंड इस 11th राइट। इस 11th क्वेश्चन के अंदर व्हाट स्ट्रेटजीज वुड यू इम्प्लीमेंट टू मिटिगेट द बायस इन द। अब ठीक है, आपने बताया कि हमें बायस वाला इशू आया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है वहाँ पर कि बायस को आपने कैसे रिड्यूस किया था। तो सेम क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है कि बायस को खत्म करने के लिए हम डाइवर्सिटी ऑफ डेटा लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ एक डेटा सेट ले लिया, उसी की बेस पे हमने कुछ एनालिसिस किया, नहीं, हमें डाइवर्स डेटा लेना पड़ेगा, तब उसमें बायसनेस हमारी थोड़ी सी कम होगी। वॉइस डिटेक्टनेस एंड करेक्शन, इसके लिए हम टूल्स यूज़ करेंगे, वॉइस को डिटेक्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। एंड रेगुलर एडिट्स हम चेक करेंगे, आंसर को एवेल्यूशन बहुत अच्छे से करेंगे कि कहीं ये वॉइस डेटा तो नहीं दे रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें पर्टिकुलर तरीके से करनी पड़ेंगी। एंड ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग, ठीक है, वॉइस को कम करने के लिए हमें रिपोर्टिंग भी सही करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हमारा आंसर आया है। इसको हमें प्रॉपर कुछ दिनों तक देखना पड़ेगा कि हाँ आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि बायस्ड अगर आंसर आ रहा है तो आपको मॉडल को लो यूज़ नहीं करेगा, फिर आपकी जो भी मेहनत है सारी बेकार चली जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं वॉइस। ठीक है, जनरेटिव एआई मॉडल्स के अंदर वॉइसनेस को मिटिगेट कर सकते हैं, रेगुलर चेकअप करके ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट बना सके, और वॉइस डिटेक्शन टूल्स का यूज़ करके या डाइवर्स ऑफ डेटा के ऊपर ट्रेनिंग करा के, या अच्छे से डेटा की प्री प्रोसेसिंग करके। यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग आप एक और टर्म यहाँ पर जोड़ सकते हैं, प्री प्रोसेसिंग। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और आई बिलीव कि इसमें भी थोड़ा सा ये कलर करेक्शन का इशू है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, आई हैव टू जस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। व्हाट द रोल डज लेटेंट स्पेस प्ले इन अ जनरेटिव एआई मॉडल्स। अब आपको यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि लेटेंट स्पेस क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, आई बिलीव आपको पता होगा कि हमारे वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं वेक्टर्स फॉर्म में। तो एक वर्ड और आता है आपका वेक्टर स्पेस, और इसी तरीके से एक वर्ड आता है जब भी हम जनरेटिव एआई के टर्म में बात करते हैं, मॉडल्स को कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, उस केस में हमारे पास आता है लेटेंट स्पेस। और यही आपको पता करना है कि इसका क्या रोल होता है, और हाउ कैन इट बी मैनिपुलेटेड टू जनरेट डाइवर्स आउटपुट। तो यहाँ पर देखिए, लेटेस्ट स्पेस इन द जनरेटिव एआई रिप्रेजेंट द कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ द डेटा। क्या होता है ये कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ डेटा, मतलब हम डेटा को वेक्टर्स में या न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कंप्रेस करते हैं, तो उसी को बोलते हैं लेटेंट स्पेस। और इट कैप्चर्स अंडरलाइनिंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द जनरेटेड कंटेंट। तो यही तो होता है हमारा डेटा। तो अगर हम डेटा में कुछ चेंजेस करेंगे तो उसके आउटपुट में इफेक्ट दिखेगा, सिंपल है। तो लेटेंट स्पेस को हम यही तो बोलते हैं जो कंप्रेस्ड डेटा है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे तो भी ये इफेक्ट करेगा। तो ये देखिए क्या चेंजेस कर सकते हैं, बाय ट्रेवर्सिंग सैम्पलिंग फ्रॉम द लेटेंट स्पेस यू कैन जनरेट डाइवर्स आउटपुट कंट्रोलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक स्टाइल फीचर। उसका अगर हम थोड़ा थोड़ा स्टाइल को चेंज करेंगे, फीचर्स को चेंज करेंगे, तो उसके बेस पे हमारा आउटपुट अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। तो ये यूज़ केस होता है, या आप बोलेंगे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप लेटेस्ट स्पेस पे आपका कमांड है या आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं इन सारे फीचर्स का, तो इसका मतलब कि आप आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके मॉडल का आउटपुट अगर अच्छा नहीं भी आ रहा तो आप उसे अच्छा कर सकते हैं, अगर आप इस डेटा को चेंज करेंगे या लेटेंट स्पेस की हेल्प लेके।
आई बिलीव ये चीज़ आपको समझ में आई है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ द लॉस फंक्शन इन अ वेरिएशनल ऑटो एनकोडर। तो लॉस फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जनरेटिव एआई की सीरीज़ के अंदर, या किसी भी आप एमएल की बात करेंगे, डीप लर्निंग की बात करेंगे, हर जगह लॉस फंक्शन का बेसिकली काम ये होता है कि ये आपको एरर बताता है कि आप जो चाहते थे, ठीक है, और आपका जो मॉडल ने दिया है उसमें कितना डिफरेंस होता है। तो जो चाहते हैं उसे लिखते हैं हम एक्चुअल, और जो आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट करके दिया उसे बोलते हैं प्रिडिक्टेड। ठीक, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोल देते हैं लॉस। क्या बोलेंगे? लॉस। ठीक, तो अब ये पूछा जा रहा है यहाँ पर व्हाट इज द रोल ऑफ द लॉस फंक्शन इन वेरिएशनल ऑटो एनकोडर। तो कोई भी लॉस फंक्शन हो उसका काम ही क्या होता है, ये हमें ये बताता है मॉडल रिकंस्ट्रक्ट द इनपुट एंड फ्रॉम द लेटेंट स्पेस। ठीक है, तो ये रिकंस्ट्रक्शन लॉस होता है, स्केल डाइवर्जेंस होता है। ठीक, द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनकरेज बोथ द गुड कंस्ट्रक्शन एंड स्मूथ लेटेंट स्पेस ऑफ द जनरेशन। तो यहाँ पर अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं वेरिएशन ऑटो एनकोडर के टर्म में कि लॉस फंक्शन का काम क्या है, तो उसका काम है कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यूज को क्रिएट करा रहे होते हैं, तो गुड कंस्ट्रक्शन हो। एट द एंड हमारा ये है ना कि जहाँ पर कुछ गलती आ रही है तो गलती पता कैसे चलती है, एरर से। फिर उस गलती को सही कराना ही तो हमारा काम है कि गलती हमने बता दी, अब इसे सही करो। ठीक, तो वही तो काम है। तो उसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें हम जनरेट करा रहे हैं उसका अच्छा कंस्ट्रक्शन हो, गुड कंस्ट्रक्शन हो, यही हमारा लॉस फंक्शन का एट द एंड एम होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और एक दो और क्वेश्चन है लाइक प्रॉम्प्टिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग कि जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, जीरो शॉर्ट लर्निंग क्या होती है इन कंटेक्स्ट ऑफ जनरेटिव एआई मॉडल्स। तो आपको यहाँ पर बता देना है, इसके साथ और भी होती है लाइक वन शॉट लर्निंग भी आपको देखने को मिलेगी, या और भी बहुत सारे तरीके की लर्निंग है। ये मैं डिटेल इंटरव्यू वाली हमारी जो सीरीज़ है उसके अंदर कवर कर रहे हैं। और लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको दिखाई देता हूँ वो कौन सी सीरीज़ है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मिनट के लिए इसे फुल कर देता हूँ ताकि मैं सीरीज़ पे पहुँच पाऊँ। और ये देखिए यहाँ पर जो हमारी एक सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी जनरेटिव एआई इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, पूरे डिटेल में हर टॉपिक के ऊपर अच्छे से मॉडल ट्रेनिंग के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एलएलएम बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेटा प्रोसेसिंग से जो क्वेश्चंस आएंगे, या हर जो भी क्वेश्चंस एम्बेडिंग से, वेक्टर डेटाबेस से, टेक्निक से, मिसलेनियस क्वेश्चंस, या हम बोलेंगे प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें किस तरीके से आपको करना है, रिज्यूमे किस तरीके से आपको बनाने हैं, वो सारी चीज़ें हम फुल इंटरव्यू प्रिपरेशन यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर कराने वाले हैं। और ये बिल्कुल हमारा चल रहा है, ठीक है। तो इस सीरीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको फुली अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। बट अगर आपको चाहिए नहीं मुझे जल्दी से सिर्फ क्वेश्चन पता करने, तो उसके लिए आपके लिए वीडियो परफेक्ट। ठीक, चलो आई बिलीव कि यहाँ तक हम चीज़ों को कवर कर चुके हैं। जीरो शॉट लर्निंग, तो जीरो शॉट लर्निंग का मतलब ये होता है कि आपके अपने मॉडल को कोई भी आंसर ना देना पड़े, कुछ भी समझाना नहीं पड़े। लेट्स सपोज आपको ये होता है, मॉडल को बताना पड़ता है कि किस तरीके से ही हैज़ टू गिव द आंसर। अगर आपको ये देना कि आपको मॉडल में आंसर पॉइंट वाइज देना है, ठीक है, तो ये क्या होगी, आपकी वन शॉट लर्निंग होगी। बट अगर आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जीरो शॉट लर्निंग इन्वॉल्व ट्रेनिंग ए मॉडल टू जनरेट द आउटपुट फॉर द टास्क इट हैज़ नॉट एक्सप्लिसिटली ट्रेन फॉर। आपको मॉडल को बताना नहीं पड़ रहा है कि हमें इस तरीके का आंसर चाहिए, वो खुद ही आंसर दे रहा है। उस टाइप की जो लर्निंग होती है उसे बोलते हैं हम जीरो शॉट लर्निंग। जो प्रॉम्प्टिंग का काम होता है, प्रॉम्प्टिंग के अंदर हम लोग यहाँ पर इसे बहुत यूज़ करते हैं कि हम वेरियस एग्जांपल्स देते हैं कि मॉडल को कि ऐसा आपको आंसर देना है। सपोज हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लेके थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई स्टोरी है उसको हम समराइज़ कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया इस समराइज़ेशन को आप पॉइंट वाइज़ में लिखिएगा। तो ये हमने उसे ट्रेन किया है एक्स्ट्रा से। उसे हम एग्ज़ाम्पल देंगे, एक स्टोरी लिखेंगे, फिर उसे ट्रेन करेंगे, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये हो गई वन शॉट लर्निंग। तो अगर हम कोई भी ट्रेनिंग नहीं दे रहे बाद में प्रॉम्प्टिंग के थ्रू, तो वो हो जाती है हमारी जीरो शॉट। या हम उसे फाइन ट्यूनिंग के थ्रू कोई भी ट्रेनिंग नहीं दे रहे, तो वो हो जाता है हमारा जीरो शॉट ट्रेनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में हमें यहाँ पर क्वेश्चन आता है 15, और हाउ वुड यू हैंडल ओवर फिटिंग इन जनरेटिव एआई मॉडल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो बेसिक तरीका है रेगुलराइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे बड़े वेट वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको हम पिनलाइज कर देते हैं, या हम बोलेंगे पेनाल्टी लगा देते हैं, उनकी वैल्यू को, इनकी इंपॉर्टेंस को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेगुलराइजेशन। ठीक, कि जिन वेट को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं उसको हम कम करने लग देते हैं, कम कर देते हैं बेसिकली। ठीक, या हम क्या कर सकते हैं, अर्ली टॉपिक जब भी ओवर फिटिंग होने लग जाए तो हम वैलिडेशन लॉस, जैसे हमारा शुरू हुआ, तो जैसे वैलिडेशन लॉस शुरू हुआ तो हमने ट्रेनिंग बंद कर दी। एक ये तरीका हो जाता है। दूसरा तरीका हमारा हो जाएगा डेटा ऑगमेंटेशन का। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस जनरेट करा देते हैं। तो होता क्या है, लगा इस सीक्वेंस में मॉडल ने ट्रेनिंग की है, मॉडल ने ओवर फिट कर लिया, उसे याद हो गया कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो हमने क्या करा, बीच में एक वैल्यू और डाल दी, तो इसका कनेक्शन हट गया। तो इसे क्या करेगा, ये और दोबारा से इसके बीच के पैटर्न को फाइंड करने की कोशिश करेगा। तो वो हमारा एक अच्छा जनरलाइज्ड मॉडल होगा। बट अगर हम ये इसी तरीके को याद कर लिया इसने, या मेमोराइज कर लिया,
तो हम बोलेंगे ये एक अच्छा तरीका नहीं है, तो ये हमारा मॉडल ओवरफिट हो चुका है, तो उसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा डेटा को जनरेट कर देंगे, जिससे हम बोलते हैं डेटा ऑगमेंटेशन। ठीक, कि आपका जो डेटा उसको आप और ज़्यादा डेटा बीच में डाल दो। फिर होता है क्रॉस वैलिडेशन। इसमें हम क्या करेंगे, मॉडल का जो परफॉर्मेंस है उसे अलग अलग डेटा सेट पे ट्राई करेंगे, और अगर हर डेटा सेट के ऊपर परफॉर्मेंस हमारा सेम आया, इसका मतलब हमारा मॉडल ओवरफिट नहीं है। और अगर नहीं सेम आ रहा, इसका मतलब क्या है, हमें अपने मॉडल की ट्रेनिंग सही से करानी पड़ेगी, वो ओवरफिट हो चुका है। तो क्रॉस वैलिडेशन, डेटा ऑगमेंटेशन, अर्ली स्टॉपिंग, रेगुलराइजेशन, ये टेक्निक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरफिटिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी मॉडल के लिए, और उसको रोकने के लिए टेक्निक्स हैं जो हमने अभी आज डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, चलिए इन्हें शॉर्ट में किया, बट अगर आपको लॉन्ग में करना तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इस सीरीज के अंदर आप जाएंगे तो आपको एकदम अलग लेवल का इसका डिस्क्रिप्शन मैंने 2 घंटे के अंदर किया है। इन सारे टेक्निक्स का डिस्क्रिप्शन पार्ट नंबर 3 के अंदर जाके देखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं व्हाट आर द कॉमन डिबगिंग टेक्निक्स फॉर जनरेटिव एआई मॉडल्स। अब डिबग कैसे करेंगे, इसका आंसर सही आया कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, विजुलाइज लेटेंट स्पेस, हम ग्रेडियंट चेकिंग करेंगे, हम लॉस कर्व्स को चेक करेंगे कि आंसर कैसा आ रहा है। डिबग कैसे करेंगे, राइट, कि कितना आंसर हमारा भी सही है, कितना आंसर खराब है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये पूछा जाएगा आपसे फॉर श्योर। और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, तो ये कुछ टेक्निक्स होंगी जिनका यूज़ करके हम डिबगिंग करते हैं जनरेटिव एआई मॉडल्स की, कि क्या दिक्कत है उसके अंदर, ठीक, कहाँ पर करना है, कैसे चेक करना है। तो लेटेंट स्पेस मतलब डेटा के ऊपर हम चेक कर सकते हैं, यहाँ अपने पैरामीटर्स के ऊपर, वहाँ पर लर्निंग रेट है, बैचेस हैं, इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, आर्किटेक्चर्स है, इन्हें चेंज करेंगे या डेटा चेंज करेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो लॉस के कर्व्स आते हैं उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे, और ग्रेडियंट चेक करेंगे, जो हमारा वैनिसिंग ग्रेडियंट या एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं वो तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो यही हम सीधे बेसिकली कर सकते हैं, ग्रेडियंट की चेकिंग, लेटेंट स्पेस मतलब डेटा के टर्म में, फिर हम यहाँ पर लॉस फंक्शन का कितना लॉस आ रहा है उसका यूज़ करके हम चेक करते हैं, डिबग करते हैं मॉडल का, क्योंकि वही तो बताता है ना कितना एरर आ रहा है। और उसके बाद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का यूज़ करते हैं, ताकि हम फिक्स कर लें अपने जो लर्निंग रेट है या बैचेस हैं, इनमें चेंजेस करें और हमारा आंसर जो है थोड़ा अच्छा आने लगे। आगे मूव करते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम आके देखते हैं व्हाट आर द डिफ्यूजन मॉडल्स एंड हाउ डू दे रिलेट विद द जनरेटिव एआई। अब डिफ्यूजन मॉडल क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जनरेट डेटा बाय ग्रेजुअली एडिंग नॉइज टू द डेटा एंड रिवर्सिंग द प्रोसेस, इन्हें बोलते हैं हम डिफ्यूजन मॉडल। बेसिकली आप ऐसा बोल दो कि जो हमारे ऐसे मॉडल्स होते हैं जो डेटा का जनरेशन कब कैसे करते हैं, उस डेटा का जनरेशन करने के लिए वो पहले वहाँ पर डेटा के साथ जो एक्चुअल डेटा होता है, ओरिजिनल डेटा, उसके ऊपर नॉइज़ डाल देते हैं, फिर नॉइज़ को हटाते हैं, तो क्या होता है, उनका नया डेटा जनरेट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ऐसा जो मॉडल काम करते हैं उन्हें बोलते हैं डिफ्यूज़न मॉडल। ठीक है, कि नॉइज़ पहले ऐड करना ओरिजिनल डेटा के अंदर, फिर उस नॉइज़ को हटा देना, तो मतलब क्या मिलेगा, आप ऐसा सोचो, ये हमारी एक इमेज है, सपोज, ठीक है, ये एक इमेज है, और इसके अंदर हमने यहाँ पर बहुत सारी नॉइज़ ऐड कर दी। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, इस नॉइज़ को हटा देना, तो मिलेगा क्या, बाद में यही मिल जाएगा ना, तो बन गई ना डेटा। तो इस तरीके से जो भी मॉडल हमारे वैल्यूज़ को जनरेट कराते हैं, एक्चुअली इमेज से रिलेटेड जो डेटा होते हैं, इमेज से रिलेटेड जो हमारे मॉडल होते हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन, क्योंकि उन्हें हम इसी तरीके से जनरेट करते हैं। ठीक, चलो, तो वो क्या करता है, बहुत सारे मल्टीपल इमेजेस के ऊपर ट्रेन करा गया उसे, तो उसने सीख लिया किस तरीके से इस इमेज को जनरेट करा जा रहा है, क्योंकि बार बार इमेज के ऊपर एक लड़की की इमेज है सपोज, तो उस लड़की की इमेज को उसने पहले नॉइस किया, उस पर डाला, फिर नॉइस हटाया तो इमेज मिल गई। तो यही प्रोसेस कर करके वो सीख जाता कि गर्ल की इमेज को किस तरीके से बनाना है, और ऐसे मॉडल को हम बोल देते हैं डिफ्यूजन मॉडल। ऑल राइट, चलो अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो 18 है, व्हाट आर द कंसिडरेशन फॉर डिप्लॉइंग जनरेटिव मॉडल्स इन प्रोडक्शन। ठीक है, कि प्रोडक्शन में आपको डालना है तो किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, कि पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, मॉडल साइज़ क्या है, डिपेंड करेगा आप कितना साइज डाल सकते हैं, वो आपके सिस्टम के ऊपर होगा, कितना लोड उठा सकते हैं, नेटवर्क कैसा आपका, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेटेंसी उसकी क्या है, किस स्पीड से वो आंसर कर रहा है, ये चीज़ आपको चेक करना होना चाहिए, कि कितने रियल टाइम में वो आंसर करेगा, या कितना स्लो है, कितना फास्ट है, वो चेक करना पड़ेगा। स्केलेबिलिटी आप देख सकते हैं कि कितने लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ आपकी कंपनी वाले करेंगे, या कोई भी कर सकता है, 10 लोग कर सकते हैं एक साथ, 15 लोग एक साथ काम कर सकते हैं कि नहीं, स्केलेबिलिटी आप देखेंगे। फिर उसका ये भी मॉनिटर आपको करना पड़ेगा, क्वालिटी, कि किस तरीके का आंसर आ रहा है, कहीं वो बायस डेटा तो नहीं दे रहा, कहीं उसमें ड्रिफ्टिंग तो नहीं हो रही। ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या है, पहले स्टार्टिंग में अच्छा आंसर कर रहा था, फिर डे बाई डे जैसे और टाइम बढ़ता गया, या हम बोलेंगे और डेटा या चीज़ें ऐड होती गई, तो उसका आंसर और ख़राब होता चला गया, या वो शिफ्ट होता चला गया एक अलग डायरेक्शन में, इसे बोलते हैं हम ड्रिफ्टिंग। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं एक जनरेटिव एआई मॉडल के अंदर, मॉडल साइज, लेटेंसी, स्केलेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग, तब हम जाके डिप्लॉय करते हैं किसी मॉडल को। ठीक है, आई बिलीव ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये आपसे फॉर श्योर पूछे जाने वाले हैं।
ठीक। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ अटेंशन मैकेनिज्म इन जनरेटिव एआई, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि फोकस ऑन द स्पेसिफिक ऑफ द इनपुट व्हेन द जनरेटिंग द आउटपुट इन जनरेटिव टाइप्स द इम्प्रूव द परफॉर्मेंस बाय इंश्योरिंग दैट द लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज आर कैप्चर्ड इफेक्टिवली। ठीक है, समझ पाए आप क्या कहना चाह रहा है कि आपका जो डेटा होता है वो लॉन्ग डेटा होता है, क्योंकि हम जो बड़े बड़े मॉडल्स की बात करते हैं वहाँ लॉन्ग टर्म चीज़ें आती हैं, तो क्या वो सही से हमारी डिपेंडेंसी से स्टोर हैं, क्या वो उनकी एम्बेडिंग कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग है, आपस में उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या उनको पता है। तो ये सारी चीज़ों को देखने का काम हमारा किसका होता है, सेल्फ अटेंशन का। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ आपसे कि आप जाके एक बार प्लीज़, ठीक है, इस सारी चीज़ों को देख लेंगे। अगर आपको चाहिए कि कौन सा कहाँ से देखेंगे, तो मैं आपको एक कोर्स भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर एक कोर्स दिखेगा, जनरेटिव एआई बेसिक्स। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर के बारे में। अगर आप जाओगे तो आपको फुल आर्किटेक्चर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेट्स सपोज अगर हम न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे, लॉस फंक्शंस की बात करेंगे, तो यहाँ पर फुल आर्किटेक्चर आपको मिलेगा। एक बार जाके देख के जरूर बताइएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, और आई बिलीव कि अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि आपसे जनरेटिव एआई इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा जाएगा अगर आप रिसेंट में इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, और क्या पूछे गए हैं बाकी लोगों से, वो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सारे बता दिए हैं। बट आई बिलीव कि मैंने बहुत अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा है। मैंने सिर्फ बेसिक सा तो थोड़ा सा आइडिया लग जाए आपको बताया, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतना आइडिया होगा। ठीक है, बस मैं आपको क्वेश्चंस कन्वे करना चाहता था, क्वेश्चंस बताना चाहता था कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू के अंदर। गैन के अंदर मॉडल चैलेंज क्या है, वो क्या कोलैप्स होता है, तो उसे आप देख सकते हैं। इम्पोर्ट लॉस, मिनी वैश, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटर्स, लेटेंट स्पेस। तो यही है क्वेश्चन, व्हाट हाउ डू यू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ मोड कोलैप्स इन गैन। ठीक है, गैन के अंदर हमारा क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो कोलैप्स हो जाता है, तो उससे अगर कोलैप्स हो गया तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे। तो उसके लिए सिंपल सा है, हम अपने लॉस फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है, पहला चीज़ तो यही है। डिस्क्रिमिनेटर्स को हम देखेंगे, मैंने बेस्ट डिस्क्रिमिनेटर्स बनाएंगे ताकि हम उसको थोड़ा सा कोलैप्स होने से बचा पाएँ। इसी तरीके से हम मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटर लगाएंगे, लेटेस्ट स्पेस रेगुलराइजेशन करेंगे, फालतू की चीज़ों को हम पिनलाइज करके उसे ख़त्म करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। एंड आई बिलीव दैट कि आपको ये क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे, और आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग गया होगा कि आप एक्चुअल में आपके साथ वहाँ पर क्या होने वाला है, क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे वहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, एंड आई होप कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो आप इंटरव्यू सीरीज में जा सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप जनरेटिव एआई सीरीज के अंदर जा सकते हैं। बाकी आई डोंट थिंक कि इसके अलावा और आपको और कोई दिक्कत होगी। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, और एक और वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम मोस्ट 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेटिव एआई के लेके आएंगे। उसके अंदर अगर आप उस वीडियो से पढ़ोगे तो लगभग में आपको सारे वही क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं जनरेटिव एआई के अंदर। तो कोशिश करिएगा उस वीडियो को भी देखें, जो कि आपको लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए इसी तरीके से। इंटरव्यू जनरेटिव एआई, इसका हमारा कोर्स भी आ रहा है, उसे भी जाके अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग कोर्स रहने वाला है, फुल वन आई विल से वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए कोर्स रहने वाला है। उस कोर्स को जाके अवेल कर लें, बहुत ही सस्ता प्राइस है। आप जाके यूरॉन पे चेक करेंगे तो आपको सब कुछ वहाँ पर दिख जाएगा, क्या हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ पर दिखेंगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।